सर Bye. Bye. Yeah. Please everyone mute yourself. Let's wait for 2 more minutes, then we will start. Yes, let's begin our today's session. Good morning, everyone. No need to unmute yourself. It's okay. Good morning, everyone. Have you studied Say's law? And if you have understood the Say's law of market, you can give me a thumbs up so that I can know कि सबको समझ में आ गया है. Okay. बाकी लोग को समझ में नहीं आया. If anyone is having any doubt, you can raise hand. Yes, एक brief हम short में उसे एक और बार study कर लेते हैं. Then we will move to next topic. Okay. So just a minute, I am sharing screen. Yes, come on, let's start. Say's law of market says that supply creates its own demand. Supply creates its own demand. This was the main punchline of Say's law of market. ये कहता है कि supply अपना demand खुद ब खुद create कर लेती है. कैसे होता है? This is the household sector, and here it is the production sector. Now, when households provide factors of production, household क्या provide करते हैं? Factors of production provide करते हैं. उसके बदले में production sector क्या provide करता है? Income provide करता है किसको? Households को. अब इन factors of production का use करके production sector करता है supply of goods. Supply of goods मतलब production of goods. प्रोडक्शन सेक्टर में फैक्ट्रीज में गुड्स बनते हैं, तो इसलिए हम उन्हें कहेंगे क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स. जो इनकम हाउसहोल्ड्स को जनरेट हुई, उस इनकम से दे विल डिमांड गुड्स. व्हेन दे विल डिमांड गुड्स, तो जो भी इनकम थी दे विल स्पेंड
दे विल स्पेंड। अब इनकम स्पेंड होगी और प्रोडक्शन सेक्टर प्रोवाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। यानी जब सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ था, सप्लाई ऑफ गुड्स किसके पॉइंट पे होता है? प्रोडक्शन के पॉइंट पे होता है, प्रोडक्शन सेक्टर के पॉइंट पर होता है। तब यहाँ पर सप्लाई हुआ और खुद गुड्स की सप्लाई ने डिमांड को क्रिएट किया। कैसे? जितने भी गुड्स बने उस उतनी ही इनकम किसको मिली? हाउस होल्ड सेक्टर्स को मिली। हाउस होल्ड सेक्टर्स ने वही इनकम किस पर खर्च कर दी? इन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स व्हाई वी से टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। इन डाउट? टोटल इनकम क्यों टोटल प्रोडक्शन के बराबर हो जाती है? क्योंकि यही इनकम किस पर खर्च हो रही है? गुड्स पर खर्च हो रही है, इसलिए टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। तो दो चीजें सेल्स लॉ में क्लियरली कही गई हैं, एक तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दूसरा टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है सेल्स लॉ के लिए वो ये है कि ऐसा तो होता नहीं कि सारी इनकम लोग खर्च कर दें। सम इनकम क्या होता है? कुछ इनकम इकोनॉमी में सारी इनकम खर्च कर दें, कुछ इनकम सेव भी होती है इकोनॉमी में। तब जब सेविंग्स होंगी तो उस केस में लेट्स स्टडी व्हाट हैपेंस। प्लीज सुपरवाइजर काइंडली एडमिट पीपल फास्ट, क्योंकि दिस इज अगेन डिस्टर्बिंग मी। यस, तो कहाँ थे हम थे कि इफ देयर विल बी सेविंग्स, तो जब इकोनॉमी में सेविंग्स होती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर सम पार्ट स्पेंड करता है और कुछ पार्ट सेव करता है। तब हमें ये भी बात पता है जो सेविंग्स होती हैं वो बैंक्स क्या कर देता है? सेविंग्स बैंक्स से इन्वेस्ट हो जाती है कहाँ पर? प्रोडक्शन सेक्टर में। तो अगेन क्या हो जाएगा? अगर इनकम सेव हो रही है तो वो सेव फिर से सेविंग्स फिर से किसके पास आ जाती है? प्रोडक्शन सेक्टर्स के पास आ जाती है। इन दी फॉर्म ऑफ व्हाट? इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर अगर सेविंग्स ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा? देखिए, अगर लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करें और स्पेंड कम करें, खर्चा कम करेंगे, तो डिमांड भी गुड्स की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? वंस अगेन क्या होगा? अगर इकोनॉमी में सेविंग्स हैं और सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा? लोग पैसे सेव करना पसंद कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे, तो स्पेंड कम होगा, यानी डिमांड ऑफ गुड्स भी कम होगी। पर यहां पर वर्क करता है इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म? जब इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ने लगती है, लोग अपना पैसा बैंक्स में सेव ज्यादा करने लगते हैं, तो इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वंस अगेन, जब लोग अपना पैसा ज्यादा सेव करने लगते हैं तो मार्केट में सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स विल रिड्यूस, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल प्रिफर, इंस्टेड ऑफ सेविंग दे विल प्रिफर व्हाट? कि हम इससे बेटर है पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे फिर भी रिटर्न्स अच्छे हैं, पर सेविंग्स पे तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ये जो सेविंग्स बढ़ी थी इन्वेस्टमेंट से, ये सेविंग्स कम हो जाएंगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट में। ये इन्वेस्टमेंट किसके पास चला जाता है? वापस से प्रोडक्शन सेक्टर के पास। तो ये है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन मनी यूजिंग इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां पर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। जैसे आज की इकोनॉमी में मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेते हैं,
बार्टर सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले मनी यूजिंग इकोनॉमी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दूसरा, कैसे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड? प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोडक्शन सेक्टर सप्लाई करता है गुड्स का। हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती है इनकम और उसी इनकम से वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। दैट मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर करता है डिमांड ऑफ गुड्स। हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई है इनकम, तो इसी इनकम को वो खर्च करेंगे ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसलिए कहते हैं टोटल इनकम इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन के बराबर हो जाती है। बट व्हाट इफ पीपल स्टार्ट सेविंग मनी? अब लोग पूरा पैसा सेविंग्स पे खर्च, हाउस होल्ड सेक्टर पूरा पैसा गुड्स पर खर्च नहीं कर रहे, वो कुछ पैसा सेव भी कर रहे हैं। तो इफ दे आर सेविंग सर्टेन अमाउंट, तो यही सेविंग्स ऑटोमेटिकली बैंकिंग सेक्टर से किसके पास चली जाती है? प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाती है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इफ सेविंग्स बिकम ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट? तब क्या होगा? सेविंग जब ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, तब ऑटोमेटिकली देयर कम्स व्हाट? इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म। इंटरेस्ट रेट सेविंग पे कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट सेविंग पे कम हो जाएगा, तब क्या होगा? पीपल विल प्रिफर, इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी, दे विल प्रिफर टू इन्वेस्ट। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट्स किसके पास पहुंच जाएंगे? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। ठीक है, तो इकोनॉमी में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। जितना गुड्स की डिमांड है, उतने ही गुड्स की सप्लाई भी हो रही है। नेक्स्ट, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन बार्टर सिस्टम इकोनॉमी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? हमने एक एग्जांपल देखा था वीडियो में। फार्मर्स ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं राइस का। ये ज्यादा प्रोडक्शन जो उन्होंने राइस का किया है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ राइस, वो एक्सचेंज कर लेंगे वीवर से, जिसने ओवर प्रोडक्शन किया है किसका? क्लॉथ का। तो क्या हो रहा है? जिसने भी ओवर प्रोडक्शन किया है, वो उसे दूसरी कमोडिटी से क्या कर देगा? एक्सचेंज कर देगा। इसलिए कहते हैं देयर विल बी नीदर जनरल ओवर प्रोडक्शन नॉर जनरल अंडर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। क्या है? सेल्स लॉ डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या फिर ये स्टेटमेंट देकर भी पूछा जाता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होगा? बार्टर सिस्टम में जिसने भी ओवर प्रोडक्शन किया है चीज का, उसे वो एक्सचेंज करना पड़ेगा किसी दूसरे गुड्स के साथ। तो कहीं पे भी ओवर प्रोडक्शन वेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं देयर इज नीदर जनरल ओवर प्रोडक्शन नॉर जनरल अंडर प्रोडक्शन। तो any doubt if anyone is having in the sales law, you can raise hands or give a thumbs up. पूरी तरह से सेल्स लॉ समझ में आ गया है। एग्जाम में आंसर लिखना कैसे है ये भी समझ में आ गया है, तो गिव अ थम्स अप, अदरवाइज यू कैन रेज हैंड। किसी को भी कोई डाउट है तो रेज हैंड। Yes, Bhakti, you can unmute yourself. Ma'am, we have. Once again, please unmute yourself. I cannot hear you. Ma'am, we have to draw this diagram of two-sector economy in the question. No need to draw. This was given by me just for the explanation. If you wish to draw, you can draw. Otherwise, it is not compulsory. और मैम सेल्स लॉ कितने मार्क्स में आएगा? सेल्स लॉ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक इट हैज बीन 7 या 8, मतलब कंप्लीट 15 मार्क्स में कभी भी पूछा नहीं गया है। और अगर 15 मार्क्स में पूछा गया है तो दे हैव टोल्ड राइट द क्लासिकल थियरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल थियरी में एक होती है सेल्स लॉ और दूसरी होती है पिगूस थियरी, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो दोनों थियरी इकट्ठा 15 या 16 मार्क्स में आती है। अगर सेल्स लॉ आएगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो 7 या 8 से ज्यादा आएगा।
और अगर 15 में आता भी है तो यू कैन राइट द एजम्पशंस। जो एजम्पशंस हमने लास्ट जूम सेशन में पढ़े थे वो एजम्पशंस लिखकर फिर आप सेज लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, दैट इज पिगूस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर इस थ्योरी की आप हेडिंग नहीं डालेंगे, पहले हम इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स आज पढ़ लेते हैं, देन यू विल सी द वीडियो, फिर आई विल एक्सप्लेन। तो अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लिखिए। फर्स्ट जस्ट राइट डाउन बेसिक कंसेप्ट्स करके। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर। Marginal disutility of labor. Yes. It is the sacrifice of rest by the laborers. It is the sacrifice of rest by the laborers. Yes, it is denoted by MIDL. It is the sacrifice of rest by the laborers. It is denoted by MIDL. Okay, so what is marginal disutility of labor? Marginal disutility of labor यानी जब लेबर या लेबरर्स काम करते हैं तो वो किसका सैक्रिफाइस करते हैं? रेस्ट का सैक्रिफाइस करते हैं या फिर लेजर का भी सैक्रिफाइस? डोंट माइंड द स्पेलिंग, इट इज LEI और LI, यू कैन जस्ट चेक। तो दे सैक्रिफाइस, आई थिंक LEI लेजर, या हाँ, दे सैक्रिफाइस लेजर या फिर दे सैक्रिफाइस रेस्ट, तो उसे हम कहते हैं डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर। Once again, what do you mean by marginal disutility of labor? मतलब जब laborers काम करते हैं, when they work, so they sacrifice rest, they sacrifice leisure, तो उसे हम कहेंगे marginal disutility of labor. एग्जाम्पल, जैसे मेरा रोज क्लास नहीं होता 10:30 बजे, 10:15 बजे, बट ऑन थर्सडे इट इज फ्रॉम 10:15, तो मुझे जो मैं लेट उठती थी, आराम से उठती थी, आराम से अपना काम करती थी, वो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आई सैक्रिफाइस रेस्ट, आई सैक्रिफाइस कंफर्ट, आई सैक्रिफाइस लेजर टू वर्क फॉर समवन एल्स। किसी और के लिए काम करना यानी लेबर प्रोवाइड करने के लिए लेबरर्स को अपनी रेस्ट, अपना कंफर्ट, अपना लेजर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर। अंडरस्टूड? नाउ राइट डाउन मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर। मार्जिनल डिसयूटिलिटी of labor increases with increase in real wage rate. Real wage rate. अब यहाँ आया रियल वेज रेट, तो व्हाट इज रियल वेज रेट? रियल वेज रेट इज नॉमिनल वेज रेट अपॉन प्राइस
level upon price level. Yeah, nominal wage rate is represented by W. Real wage rate is a price level is represented by P. तो रियल वेज हो जाएगा W अपॉन P. यस, वंस अगेन समझते हैं. पहले तो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रियल वेज रेट. यस, ऑब्वियसली अगर यू विल मुझे ज्यादा पे करेगा तो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस रेस्ट मोर. वंस अगेन, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर क्या होता है? सैक्रिफाइस ऑफ रेस्ट. अब ये बढ़ेगा कब? जब वेज रेट ज्यादा होगा. वेज रेट मतलब पेमेंट मुझे ज्यादा मिलेगा, तब मैं क्या करूंगी? यस, आई विल बी विलिंग टू वर्क. If I will be willing to work more, that means I will be ready to sacrifice rest more. समझ में आया? जब भी कहते हैं क्या, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर बढ़ता है जब वेज रेट भी बढ़ेगा. यानी जब किसी लेबर को क्या मिल रहा है? ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तब वो अपने रेस्ट को ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा. यानी वो अपना टाइम काम करने में ज्यादा देगा, यानी वो काम ज्यादा करेगा, इसलिए रेस्ट ज्यादा सैक्रिफाइस होगी. तो हम कहते हैं मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर बढ़ती है जब वेज रेट बढ़ता है. पहले समझ में आया कि नहीं? Did you get or not? Yes, give a thumbs up अगर ये लाइन समझ में आई तो. मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर बढ़ती है जब क्या बढ़ता है? जब क्या बढ़ता है? वेज रेट बढ़ता है. क्योंकि अगर किसी को वेजेस ज्यादा मिलेंगे तो वो ज्यादा काम करेगा. दैट मीन्स सैक्रिफाइस ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा. बाकियों को नहीं समझ आया? इफ एनीवन इज हैविंग डाउट यू कैन रेज हैंड. इफ एनीवन इज हैविंग डाउट यू कैन रेज हैंड. चलिए, तो कंसेप्ट सबको क्लियर है? बाकियों को ना डाउट है ना समझ में आया है? ठीक है, कोई नहीं. चलिए, तो कहाँ थे हम? यस, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर. अब रियल वेज रेट समझ लेते हैं क्या होता है. रियल वेज रेट का मतलब है जो नॉमिनल वेज रेट है. नॉमिनल वेज रेट यानी मिनिमम वेज रेट जो डिसाइड किया गया है किसी भी काम के लिए. अब मान लीजिए मुझे एक लेक्चर देने के लिए मान लीजिए 100 रुपए डिसाइड किया गया है. अब ये 100 रुपए जब हमेशा तो नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है. तो जब इस रियल वेज रेट को हम एडजस्ट करते हैं, या फिर जो वेज रेट मुझे मिलना चाहिए उसे हम एडजस्ट करते हैं विथ प्राइस चेंजेस इन द इकोनॉमी, वी गेट रियल वेज रेट. अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं ये एक्चुअल डिवाइड नहीं है. इसे हम डिवाइड नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉमिनल वेज. मतलब जो मिनिमम वेज है जब उसे प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तब उसे कहेंगे क्या? रियल वेज रेट. वंस अगेन, जब नॉमिनल वेज रेट यानी जो मिनिमम 100 रुपए मुझे मिलना चाहिए एक लेक्चर का, पर हमेशा तो वो 100 रुपए नहीं मिलेगा. तो when it is adjusted with the price changes, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, तो मेरा जो ये मिनिमम वेजेस है 100 रुपीज को आप प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके मुझे जो पेमेंट मिल रहा है वो होगा रियल वेज रेट. समझ में आया कि नहीं? नॉमिनल वेज रेट को जब हम यानी नॉमिनल यानी मिनिमम वेज रेट यानी 100 रुपए मुझे मिलना चाहिए एक लेक्चर देने के लिए, पर हमेशा तो वो 100 रुपए नहीं होगा.
क्यों वो हमेशा 100 रुपए नहीं होगा? बिकॉज प्राइसेस इकोनॉमी में चेंज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं. तो when this is adjusted according to the price changes, और फिर जो मुझे पैसे मिल रहे हैं मान लो अराउंड 150 या 200, तो वो क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं. तो उस प्राइस के साथ एडजस्ट करके जो मुझे वेजेस मिले हैं उसे मैं कहूंगी क्या? रियल वेज रेट. एनी डाउट? समझ में आया? गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू. यू कैन रेज हैंड अगर किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो. तो आई होप तो क्या हुआ? मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर बढ़ता है जब रियल वेजेस बढ़ते हैं. आई होप दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि हम रेस्ट को ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे जब 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 क्या होगा? जब जब वेजेस बढ़ेंगे. अब रियल वेज रेट यानी नॉमिनल जो मिनिमम वेज रेट आपके लिए डिसाइड किए गए हैं, जब उसको प्राइसेस के साथ एडजस्ट कर देते हैं तब आता है रियल वेज रेट. नेक्स्ट, राइट डाउन सप्लाई ऑफ लेबर. नेक्स्ट, राइट डाउन सप्लाई ऑफ लेबर. सप्लाई ऑफ लेबर. Supply of labor increases. Write down. Supply of labor increases supply of labor increases with increase in real wage rate. Supply of labor increases with increase in real wage rate. Now, increase in real wage rate is represented by W/P, W upon P. है ना? ये रहा real wage is represented by W/P. तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता है जब क्या होगा? वेज रेट भी बढ़ेगा. कैसे? आप सबको पता है, जब मार्केट में वेजेस बढ़ते हैं तब लोग काम करना ज्यादा चाहते हैं. इफ पीपल आर विलिंग टू वर्क, विलिंग टू सप्लाई लेबर, तो हम कहेंगे क्या? जब वेज रेट बढ़ा तब लोग ज्यादा काम करना चाहेंगे, यानी सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ा. Obviously, if you will pay me more, I will be ready to work more. Next, supply of labor when supply of labor increases, so marginal disutility also, marginal disutility of labor लिख सकते हैं. Marginal disutility of labor also increases. Any doubt? अगर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रहा है यानी मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर भी बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि लोग काम करना चाहते हैं. जब काम ज्यादा करेंगे तो सैक्रिफाइस भी ज्यादा करेंगे, सैक्रिफाइस ऑफ रेस्ट भी ज्यादा करेंगे. इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर किससे रिलेटेड है? एक तो वेज रेट से रिलेटेड है. वेजेस बढ़ते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ता है. अगर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा तो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर भी बढ़ेगी. अंडरस्टूड? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट, डिमांड ऑफ लेबर.
demand of labor if real wage rate increases, so demand of labor reduces. If real wage rate increases, so demand of labor reduces. अब ये कैसे इसको समझते हैं? देखिए, अब डिमांड ऑफ लेबर समझना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर, या फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूविल को अगर ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो टीचर्स को क्या करेंगे? कम करेंगे। समझ में आया कि नहीं? वंस अगेन, डिमांड ऑफ लेबर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? प्रोडक्शन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एम्प्लॉयर के एंड पर। एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे? अगर वेज रेट ज्यादा देना पड़ रहा है, वेजेस लेबर्स को ज्यादा देनी पड़ेगी, तो दे विल ट्राई टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि उनके एंड पे तो खर्चा ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी ज्यादा होगी अगर उन्हें लेबर्स को वेजेस ज्यादा देना पड़ा तो प्रोडक्शन सेक्टर या एम्प्लॉयर क्या करना चाहता है? अपनी कॉस्ट रिड्यूस, लाइट चली गई, अपनी कॉस्ट क्या करना चाहता है? रिड्यूस करना चाहता है। सुन लो, आई डोंट हैव पावर, देयर इज अ पावर कट। हाँ, तो क्या हुआ? लेबर, डिमांड ऑफ लेबर रिड्यूस होगा। डिमांड ऑफ लेबर कब रिड्यूस होगा? जब वेज रेट बढ़ेगा। बिकॉज एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एम्प्लॉयर चाहता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम हो सके। तो जब वेजेस बहुत ज्यादा है, दे विल ट्राई टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। इसलिए कहते हैं जब वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ लेबर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, डिमांड ऑफ लेबर, यू कैन एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ, डिमांड ऑफ लेबर reduces. अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes. नेक्स्ट राइट डाउन, marginal productivity of labor, bracket MPL, नेक्स्ट लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, आई एम डिक्टेटिंग। in short run or short period of time, capital is a fixed factor. In short period of time, capital is a fixed factor. So if production is to be increased, then only labor can be varied. If production is to be increased, then only labor can be varied. But if more and more laborers are added, more and more laborers
are added, more and more laborers are added on fixed factor of production, more and more laborers are added on fixed factor of production, their productivity starts declining. Their productivity starts declining. This is also called as law of diminishing returns. This is also called as law of diminishing returns. Yes, समझते हैं क्या आप सभी ने? आई होप सेकेंड ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर में तो था नहीं, चलो ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? देखिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पीरियड जो 6 मंथ्स तक है उसे हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूसर की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो नई लैंड एक्वायर कर सके या और कैपिटल बिजनेस में लगा सके, तो उसे एग्जिस्टिंग मशीन्स, एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग लैंड से ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे बढ़ाएगा? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर है लेबर। अगर लेबर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, पर एट अ सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट पर आके अगर आप एक फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड पर ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स लगाते जा रहे हो, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय क्या होने लगेगी? डिक्लाइन होने लगेगी, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो ओवर यूज हो जाएगा, उस पर इतने लेबर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर भी आप लेबर्स लगाते जाओगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बट जो रेट होगा वो कम होगा, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होती जाएगी। वंस अगेन, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं। फिक्स्ड रहते हैं मतलब क्या? फिक्स्ड मींस व्हाट? कि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो 6 मंथ्स के अंदर एक नई मशीन एक्वायर कर ले, नई लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड खरीद ले। तो अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिर्फ किसके बेसिस पर प्रोडक्शन बढ़ेगा? सिर्फ किसके बेसिस पे प्रोडक्शन बढ़ेगा? कम ऑन, आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस, किसके बेसिस पे प्रोडक्शन बढ़ेगा? शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ओनली वी कैन चेंज व्हाट इज द वेरिएबल फैक्टर फॉर शॉर्ट रन? बोलो, व्हाट इज द? हाँ, बोलो what is the variable factor for short run? कैपिटल। अरे बेटा, लैंड और कैपिटल तो फिक्स्ड फैक्टर है। लैंड और कैपिटल तो फिक्स्ड फैक्टर है, क्योंकि शॉर्ट रन में इनको चेंज नहीं कर सकते। तो सिर्फ किसे चेंज करेंगे? अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या ऐड करेंगे? लेबर्स ऐड करेंगे। कम ऑन एवरीवन से, क्या बढ़ाएंगे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो? लेबर्स। पर अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड पर लेबर्स लगाते जा रहे हो तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। कम ऑन, म्यूट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। आप किसी एक मशीन पर लेबर्स लगाते जा रहे हो तो मशीन की कैपेसिटी जितने लेबर्स की है उतने ही लेबर्स ठीक है उस पर। ज्यादा एडिशन ऑफ लेबर्स वुड लीड टू व्हाट? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय क्या होने लगेगी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगेगी। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या
या फिर हेडिंग क्या दी थी आपने? व्हाट हेडिंग हैव यू गिवन? हेडिंग क्या दी थी? मार्जिनल productivity of labor. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होने लगता है? क्या होने लगती है? Decline. क्यों डिक्लाइन होने लगती है? क्यों डिक्लाइन होने लगेगी? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर पे हम लोग ज्यादा होता है, ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। तो लेबर्स आप भले ही लगाओ पर प्रोडक्शन इतनी स्पीड से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। चलिए, तो ये कंसेप्ट्स एक बार जस्ट देख लेते हैं। आज हमने नए कंसेप्ट्स कौन से पढ़े? सबसे पहला था मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर, मार्जिनल डिसयूटिलिटी यानी सैक्रिफाइस ऑफ रेस्ट और लीजर, सेक्रीफाइस ऑफ रेस्ट और लीजर। यस। फिर दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा? सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर किस पे डिपेंडेंट होता है? रियल वेज रेट पे। अगर रियल वेज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट? कहां थे? डिमांड ऑफ लेबर, नहीं, अगर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ा तो मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ लेबर किसके एंड पर समझते हैं? एम्प्लॉयर, पॉइंट व्यू ऑफ एम्प्लॉयर। यस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर। अगर वेज रेट बढ़ा तो एम्प्लॉयर क्या डिमांड कम हो जाएगी? नहीं करेगा, लेबर्स को कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए डिमांड ऑफ लेबर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लेबर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है? डिक्रीज। यस। हाँ, चलिए एक लाइन लिख लीजिए, लास्ट लाइन फॉर द डे। When employment of labor increases, when employment of labor increases, when employment of labor increases, so marginal productivity of labor decreases. When employment of labor increases, so marginal productivity of labor bracket में MPL decreases. कोई डाउट इस स्टेटमेंट को समझने में? जब ज्यादा लेबर्स लगाओगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। यस। चलिए, anyone is having any doubt? No. चलिए, तो मैंने आधे से ज्यादा नेक्स्ट हाँ ठीक है, मैंने आधे से ज्यादा नेक्स्ट थ्योरी यहीं पर समझा दी है। यस, किसी को है डाउट? यस, पूछिए। मैं चैप्टर का नाम बोल दूं? चैप्टर का नाम? अरे मेरे को भी नहीं पता है, सच बताऊं, आई ऑल्सो डोंट नो विच चैप्टर वी आर स्टडिंग। जस्ट वी हैव टू स्टडी द टॉपिक्स। ठीक है? हाँ, लाइट आ गई। इसमें क्या हो? ओके, तो आप एक बार अपने सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट कर लीजिए फॉर द स्टडी मटेरियल। चलिए, हाँ ठीक है। विद दिस वी एंड आवर टुडेज सेशन and you have to see the next video, and make notes. ठीक है? चलिए, bye bye. Thank you मैम। Welcome. Thank you. Bye madam. Bye.